गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आई है? गुड इवनिंग सर। यस यस सर, आ रही है आवाज। ओके, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दो फंडामेंटल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बार रीड कर लो, अटेम्प्ट कर लो, नहीं किया हो तो। और जिसने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रखा हो वो बाकी के दूसरे क्वेश्चन ट्राई कर सकता है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट रह गए हो तो आप चैट बॉक्स में लिख देना, तो वो क्वेश्चन भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, पहले ये वाले दो ट्राई कर लो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? 1/36। 1/36। आसान था क्वेश्चन। देखो हाँ जी सर। अगेन सेम चीज जो मैं हर बार आपको बोलता हूँ, कोई भी चैप्टर से इजी वैरायटी आ सकती है। आपके शिफ्ट में कौन से चैप्टर से इजी आएगा ये हम पता नहीं कर सकते, लेकिन आएगा जरूर। कंपलसरी कुछ परसेंट इजी रहता है, ये कुछ परसेंट मीडियम लेवल रहता है, बच्चा हुआ हार्ड लेवल रहता है। कौन से चैप्टर से इजी आएगा ये हम नहीं बता सकते। हो सकता है आपकी चैप्टर, आपकी जो शिफ्ट है उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से इजी क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत टफ क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का इजी आ जाए या इंडेफिनेट का टफ आ जाए। हमें मेंटली ये प्रिपेयर रहना है कि हमारा टारगेट इजी क्वेश्चन को पिकअप करना है। उसके लिए आपको हर जो भी चैप्टर है, मेजर उन जो भी आप टारगेट कर रहे हैं या फिर जो भी आपको थोड़े बहुत भी आते हैं, उन सबका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसको अप्लाई कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। कम से कम उसको एक दो बार अप्लाई करके आप देख चुके हो, ये पता होना चाहिए। इसलिए मैंने देखोगे तो लगभग सारे चैप्टर आपके कवर किए, ताकि हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको दिमाग में आ जाए। और अगर इस चैप्टर से इजी मीडियम लेवल क्वेश्चन आया तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टारगेट हमारा अल्टीमेटली वही है। हमको वैसे भी 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं है, टारगेट रखता है मैक्सिमम जितने हो सके उतने अटेम्प्ट करने, है ना। यस तो इसलिए जितने भी चैप्टर कवर हो रहे हैं उन सबके इजी लेवल के क्वेश्चन को ढंग से करो, फॉर्मूला शीट बनाओ डेली बेसिस पे। जैसा कि मैंने कहा, हर टेस्ट के पहले हफ्ते में 2 बार फॉर्मूला रिवीजन करते रहो। हर टेस्ट में जो गलती हो रही है उन गलतियों को ध्यान से लिखो। अगले टेस्ट में जाने से पहले उन गलतियों को ऑब्जर्व करो कि पिछले टेस्ट में मैंने ये गलतियां करी थी, पिछले टेस्ट में मेरे इसमें नेगेटिव ज्यादा हो गए थे, इसमें मेरे अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, कम टाइम के लिए बैठा था। ये जो भी गलतियां लास्ट टेस्ट में हुई है इस टेस्ट में रिपीट ना हो,
ये ध्यान रखना है। समय जाता जा रहा है, आपके चार, आई थिंक 3 से 4 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। अब लगभग 4 या 5 मॉक टेस्ट और बाकी, मतलब 30% ऑलरेडी हो चुके हैं। 3-4 मॉक टेस्ट और बाकी है, 4-5। वो बचे हुए मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से दो। चलो, अब ये क्वेश्चन नंबर जो 1 था, इसमें आपको स्फेयर के बारे में दिया हुआ था, रेट ऑफ वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ था। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, 4/3 पाई आर, है ना? Yes, sir. अच्छा, स्फेयर, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर, क्यूबॉइड, क्यूब, ये जितने भी क्लास 10th में फिगर, जो भी ये शेप थे, इन सब के आपको कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम के फॉर्मूला को पता होना चाहिए। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ पे आपको वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ था, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते टाइम के रिस्पेक्ट में। 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3r² dr/dt, है ना? वेरी गुड। अब वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है 4 पाई के बराबर, इक्वल टू 4π/3 इंटू 3r² dr/dt। अब dr/dt निकालने के लिए r² चाहिएगा, पर r² तो दिया नहीं है। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। कब निकालना है? जब वॉल्यूम आपकी इतनी हो तब पता करना है। तो इस वॉल्यूम पे r कितना होगा ये पता कर लो। जब वॉल्यूम आपकी 288 पाई है, इस समय r कितना होगा ये पता करना पड़ेगा। 4/3 पाई r³ इक्वल टू 288 पाई, यहाँ से r³ आ जाएगा, पाई से पाई कैंसल, 288 इंटू 3/4, यहाँ से r आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो r की वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर दोगे, तो आपके पास ये 4 पाई से 4 पाई कैंसल, 3 से 3 कैंसल, तो 1/r² इक्वल टू dr/dt, तो dr/dt इक्वल टू 1/36। ठीक है, तो देखो ये कितना फंडामेंटल क्वेश्चन था, Yes, sir. है ना? ऐसे क्वेश्चन हमको करने हैं। अगली वेराइटी थी मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पे, और मैंने उसमें सिखा रखा है आपको कि मैक्सिमा मिनिमा के बेसिस पे अगर वर्ड प्रॉब्लम आते हैं तो आपको दो चीजों का, पहले 3 चीजों का ध्यान रखना है। किसको मैक्सिमाइज करना है, किसको मिनिमाइज करना है, पहले वो देखना है। जिसको भी मैक्सिमाइज है, जिसको भी मिनिमाइज करना है, उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करो। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए जो भी गिवन डेटा होगा, उस गिवन डेटा में देखना पड़ेगा कि कौन कांस्टेंट है, कौन वेरिएबल है, और डायग्राम की मदद से आपको रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। गिवन जो फिगर होगा, जो डायग्राम होगा, उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, फिर वहां से उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे। अब यहाँ पे बोला क्या था? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन हैविंग स्लैंट हाइट 3। राइट सर्कुलर कोन की मैक्सिमम वॉल्यूम पता करनी है। हाइट, स्लैंट हाइट फिक्स है। स्लैंट हाइट क्या है? फिक्स। हाइट और रेडियस बदलती जा रही है। हाइट और रेडियस आपकी बदलती जा रही है, स्लैंट हाइट आपकी फिक्स है। तो हाइट है, मान लो हाइट जो है आपकी, मान लो h के बराबर, रेडियस है मान लो r के बराबर, तो h और r चेंज होता जा रहा है। h और r आपका चेंज हो रहा है, स्लैंट हाइट फिक्स है। अब किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या है फॉर्मूला वॉल्यूम का? 1/3 pi r square h. 1/3 पाई r स्क्वायर h। फॉर्मूला लिख दिया। अब जिसको मैक्सिमाइज, जिसको मिनिमाइज करना रहता है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन पहले इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, r और h, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए डायग्राम से देखते हैं, तो डायग्राम से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से मेरे पास r² की वैल्यू आ जाएगी। ये r² की वैल्यू मैं इसमें पुटअप कर दूंगा ताकि ये पूरा सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए।
यहां से वॉल्यूम मेरे पास आ गई पाई/3 9h माइनस HQ। अब ये h पूरा h के टर्म्स में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे कन्वर्ट हो जाए अब उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार दो। डिफरेंशिएट मारोगे यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 3h²। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब मैक्सिमा और मिनिमा पे आपको पता ही है डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है। मैक्सिमा और मिनिमा पे डिफरेंशिएशन किसके बराबर होता है? 0 पे। तो पाई/3 इंटू 9 माइनस 3h² को 0 से इक्वेट कर देंगे। अच्छा, इतना डिटेल में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे मत सॉल्व करना। यहाँ पे बस रफली 0 से इक्वेट किया, h पता किया, 3 स्टेप में पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। क्लास में ऐसे करते इसका मतलब नहीं आपको एग्जाम में भी ऐसे करना है। ठीक है, टाइम बचाना है आपको। इसको 0 से इक्वेट करोगे, पाई/3 0 में चला जाएगा, 3h² इक्वल टू 9, h² इक्वल टू 3, h आ जाएगा √3, प्लस माइनस √3 आएगा, लेकिन हाइट है तो पॉजिटिव लेंगे मीटर। तो हाइट आ चुकी है, हाइट पता है तो रेडियस आ जाएगी। हाइट पता है, रेडियस अब आ जाएगी। r² कितना आ जाएगा? 9 माइनस h², इट इज 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। रेडियस आ चुकी है। अब मैक्सिमम वॉल्यूम पता कर लो, 1/3 पाई r²h, दैट इज 1/3 पाई r² इंटू h, तो आ जाएगा 2√3 पाई। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, देखो दोनों क्वेश्चन, एक 2014 में आया था, एक 2019 में आया था, फंडामेंटल पे बेस्ड थे। क्या गिवन है और क्या चीजें हैं ये हमने पता कर ली। क्लियर हो गया? ओके। Yes, sir. इसके अलावा और वैरायटी आती है, एक वैरायटी और बताता हूं मैं आपको, वो ट्राई करो। एक वैरायटी तो ये हो गई रेट ऑफ चेंज, दूसरा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड मैक्सिमम मिनिमम। एक वैरायटी आती है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पता करने की। तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, थर्ड वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो। फंक्शन दिया हुआ है, पूछा कि लोकल मैक्सिमा किस पॉइंट पे होगा और लोकल मिनिमा किन पॉइंट पे होगा। पता है ना तरीका सबको? Yes, sir. एवरीवन, बाकी लोग? देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता Yes, करना, sir. Yes, sir. तो मिनिमा पता करना, डिफरेंशिएट करो, फैक्टराइज करो और क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करो, बस यही करना। और साइन कन्वेंशन स्टेप्स क्या होती है? f' से f' निकालो, क्रिटिकल पॉइंट पता करो और उनके साइन चेक करो।
डन। तो Yes, फर्स्ट sir. वाले का डिफरेंशिएशन अगर अगर आपको किया होगा, क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करोगे तो चेक करो, डिफरेंशिएशन आ रहा होगा 36x कॉमन आ रहा है, फैक्टर लेने पे 36x, x+2 और x-1, ये तीन फैक्टर बन रहे हैं, है ना? Yes. Yes, sir. इन तीनों को Yes, sir. प्लॉट करोगे तो इनके क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, -2, 0 और 1, -2, 0 और 1। फिर इनके साइन कन्वेंशन बता दिया अपन ने, प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर डिफरेंशिएशन का साइन माइनस से प्लस होता है, माइनस मतलब डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा था, डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करके इंक्रीज करेगा तो क्या आएगा, मिनिमा। Minimum. तो माइनस से प्लस चेंज हो रहा है तो मिनिमा, तो -2 और 1 पे मिनिमा आ जाएगा, और प्लस से माइनस हो रहा है एफ डैश एक्स का साइन, मतलब इंक्रीज करके Maximum. डिक्रीज कर रहा है तो मैक्सिमम, मतलब -2 पे और 1 पे आपका आएगा लोकल मिनिमा, और 0 पे आ जाएगा लोकल मैक्सिमा। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. और जो Yes, sir. सेकंड वेराइटी थी उसमें आपको एक स्फेयर की रेडियस आर गिवन थी, मतलब स्फेयर आपका फिक्स है, अंदर सिलेंडर वेरिएबल है, अलग अलग तरह के सिलेंडर है, ठीक है, अलग अलग तरह के अंदर सिलेंडर है, उसकी रेडियस और आर वेरिएबल है। तो आपको करना था वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मैक्सिमम। तो वापिस आप अगर डायग्राम ढंग से बनाओगे तो कैपिटल आर आपका फिक्स है, तो वहां पे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे पुटअप करेंगे तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, आर Yes, sir. स्क्वायर 9 माइनस एच स्क्वायर बाई 4 इंटू एच, तो ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको वापस हाइट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देंगे और हाइट आ जाएगी। अंडरस्टूड एवरीवन? देखो सेम वेराइटी है कि नहीं है? Yes, sir. एनीवन, किसी को डाउट हो पूछ लो। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आपको करने हैं अच्छे से, ठीक है? मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें इजी सारी इजी क्वेश्चन आएंगे, टफ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें टफ को वैसे भी नहीं करना है, हमें इजी वेराइटी को पहले ढंग से पिकअप करना है, और इस तरह की इजी वेराइटी आती है जेई में, ऐसी इजी वेराइटी को गलत नहीं करना, बस इतना हमको ध्यान रखना है। पहला हमारा टारगेट ही इस तरह की इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन हमें ढंग से करके आने हैं, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस का अच्छे से ध्यान रखना। अगली वेराइटी ये कि कभी कभी पॉलिनोमियल देंगे नहीं, खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, और सेकंड वेराइटी में आपको पता करना है कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा। दोनों इजी मीडियम कैटेगरी की हैं, प्लीज ट्राई करो।
हुआ अटेम्प्ट? यस सर। ठीक है, अब देखो आइडिया देख लो, आइडिया क्या है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। 2020 में आया था, ये बहुत स्टैंडर्ड वेराइटी आ सकती है आपके एग्जाम में। fx6 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 अगर आपको लेना है तो एक सेकेंड, हाँ हाँ, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 अगर आपको लेना है तो fx क्या ले लोगे? क्यूबिक x, इक्वेशन। हाँ क्यूबिक इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यस सर। है ना। अब आपको पास चार अननोन है, ए बी सी डी, चार अननोन है तो चार इक्वेशन चाहिए कि इन चारों अननोन को निकालने के लिए। शुरू की दो इक्वेशन तो काफी आसान है, एफ ऑफ -1 10 के बराबर है, इसमें -1 रखोगे, इस इक्वेशन के अंदर -1 रखोगे तो क्या आएगा, -a प्लस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। बस आपको यहाँ कैलकुलेशन ढंग से करनी होगी और कुछ भी। सेकेंड इक्वेशन गिवन थी एफ ऑफ 1 -6 के बराबर, एफ ऑफ 1 -6 के बराबर, तो यहाँ पे इस पूरे फंक्शन में 1 रखोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी -6 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को भी सॉल्व करके आप रिलेशन डेवलप कर सकते हो। अगर एक बार Yes. आपने 1 और 2 को ऐड किया तो 1 और 2 को ऐड करने पे a और c कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ b प्लस डी इक्वल टू 4, तो b प्लस डी इक्वल टू 2 आ जाएगा। और अगर सब्सट्रैक्ट भी करोगे तो भी एक रिलेशन डेवलप हो जाएगा, चाहो तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज ओके। अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो a और c में एक रिलेशन डेवलप होगा, तो -a माइनस सी, तो माइनस ऑफ 2 a प्लस सी इक्वल टू 16, तो a प्लस सी इक्वल टू -8 आएगा, आई थिंक, चेक कर लेना। खैर आगे बढ़ते हैं हम। क्रिटिकल पॉइंट एट -1, इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट -1 से, तो इसको कैसे यूज करोगे? सर जो उनका एक हाँ बोलो। क्रिटिकल पॉइंट एट x इक्वल टू -1, इस डेटा का यूज कैसे करेंगे, सबको पता होना चाहिए। तो सर क्रिटिकल पॉइंट पे 0 होता है। क्रिटिकल पॉइंट पे क्या 0 होता है? क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है? सर डीवी तो बाय फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। इसके डिफरेंशिएशन 0 होता है। एक छोटी सी जो चीज है, हर बार ये तो करते हो आप, डिफरेंशिएट को 0 से इक्वेट करके पॉइंट क्या आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट ही तो आते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट पे उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो एफ डैश -1 आपका 0 होगा। तो एफ डैश करोगे तो उसमें -1 रख के 0 से इक्वेट करोगे, एक रिलेशन वहां से आएगा। दूसरा बोला क्रिटिकल एफ डैश एक्स हैज क्रिटिकल पॉइंट एट 1, इसका मतलब क्या है? एफ डैश एक्स का क्रिटिकल पॉइंट कहां पे आएगा? x इज इक्वल टू 1। 1 नहीं, पे। अरे वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ डैश एक्स का डबल क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा डिफरेंशिएशन कैसे? फिर इसका डबल डबल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन, यस सर। डबल डिफरेंशिएशन 1 पे क्या होगा, 0 होगा। ये चौथी इक्वेशन, डबल डिफरेंशिएशन 1 पे क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करके एक बार -1 रखोगे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3ax², तो -1 रखने पे 3a, फिर आएगा 2bx, तो -1 रखोगे तो -2b प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। फिर डबल डिफरेंशिएट करके 1 रखना है, तो डबल डिफरेंशिएशन करके 1 रखोगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, पहला डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 3ax², फिर डबल डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 6ax, तो आएगा 6a, यहाँ पे करोगे तो 2b बचेगा, तो 6a प्लस 2b इक्वल टू 1, चेक कर लेना एक बार। यहाँ से 2 Yes, कॉमन आ जाएगा, तो 3a प्लस b इक्वल टू, सॉरी 3a प्लस b इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 4। ये चारों इक्वेशन को आप आसानी से सॉल्व करके ए बी सी डी निकाल सकते हो, वो निकल जाएगा, कोई टफ वाली बात नहीं है। यहाँ से जैसे b की वैल्यू a के टर्म्स में आ रही है, यहाँ पे पुट अप कर दे, c की वैल्यू b के टर्म्स में आ जाएगी, तो ए बी सी डी आपका आ जाएगा। जैसे ही ए बी सी डी आएगा मतलब आपको फंक्शन पता चल गया, अब उस फंक्शन का लोकल मिनिमा कहाँ पे आएगा, लोकल मिनिमा कहाँ पे आएगा, वापस वही कहानी, डिफरेंशिएट करोगे, क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करोगे, देखोगे डिफरेंशिएशन का साइन प्लस से माइनस की तरफ किस पॉइंट पे हो। अंडरस्टूड?
यस सर। यस। ठीक है, तो ये डूएबल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। सेकंड वाला क्या है, एट्थ, इसका आंसर क्या आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट का क्या आ रहा है? इसको भी डिफरेंशिएट करो, फैक्टराइज करो एवरी फास्ट, डिफरेंशिएट करो, सिंप्लीफाई करके फैक्टराइज करो, बताओ क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं। फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फैक्टराइज करो, क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करो, फिर देखो साइन कन्वेंशन, वही 4 स्टेप वापिस फॉलो करनी है। सर हाँ बोलो। सर इसमें डिफरेंशिएशन तक तो हो गया, उसके आगे से पावर के फैक्टर्स कैसे निकालने हैं? डिफरेंशिएट करो, एलसीएम लो, फैक्टराइज करो। ओके सर। सर एक्स की पावर आ रही है ना 2/3 में, उसे कोई पूछ बात रही नहीं, एलसीएम लो, अपने आप होगा। हूँ। ओके सर। एलसीएम लेने के बाद फैक्टराइज करो, और फिर देखो कहाँ कहाँ पे जीरो होगा या फिर नॉट डिफाइन होगा, 2 पॉइंट आएंगे। बाकी लोग भी करो, नहीं आ रहा तो पूछो, और अगर आया तो आंसर बताओ, बैठे मत रहो। तो 0 और 14/15 आए 2 पॉइंट। हाँ, इसका जब करेक्ट है, डिफरेंशिएशन जब करोगे, दो अलग अलग फंक्शन है तो आपको यूवी रूल लगाना पड़ेगा, यू डैश इंटू वी यस प्लस वी सर। डैश इंटू यू। यस यू सर। डैश इंटू वी, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 इंटू वी प्लस वी डैश, एक्स की पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन होगा 2/3 इंटू एक्स की पावर -1/3 इंटू यू। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये आप करना आना चाहिए सब चीज सिंप्लीफिकेशन। 2 कॉमन, 3x वो ऊपर रहेगा, नीचे ये नेगेटिव पावर नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, चेक करते रहना कैलकुलेशन। अब फैक्टर बनाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x की पावर 1/3, 1/3 और 2/3 कंबाइन होंगे, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, x की पावर 1/3। यहाँ पे 1/3 और 2/3 को प्रोडक्ट करोगे तो x की पावर 1 क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि 1/3 प्लस 2/3 1 होता है, यस। प्लस ट्वाइस ऑफ 3x - 7। तो अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लोगे, डिनोमिनेटर में तो एक ही क्वांटिटी है, तो एफ डैश एक्स का आपको जो टर्म आएगा, यहाँ पे आएगा 6 + 3 9। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है, हाँ यहाँ पे एलसीएम में गड़बड़ हुई है। एलसीएम लेने के बाद ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर 9x आएगा ना, यहाँ एलसीएम क्या आएगा ये, तो यहाँ पे 3x की पावर 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9, 9 + 6 ये हो जाएगा 15।
9 + 6 कितना हो जाएगा 15। चेक करो एक बार, एक सेकेंड। 15 और -14 डिवाइडेड बाय 3x⁻1/3। तो ऊपर वाले का क्रिटिकल पॉइंट, ऊपर वाले को 0 से इक्वेट करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 14/15। 15 यस सर। और डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे होगा, 0 पे। यस डिनोमिनेटर 0 कहाँ पे होगा, 0 पे। आपने प्लॉट कर दिया। क्रिटिकल पॉइंट मतलब का जहाँ पे फंक्शन 0 हो या नॉट डिफाइंड हो, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जहां जहां पे 0। वापिस प्लस माइनस प्लस, आपको पता करना था इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब जहां पे प्लस होगा, 0 पे ओपन रहेगा, यहाँ पे भी ओपन इंक्रीजिंग का इंटरवल। ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टूड। देखो आपके सामने तक क्वेश्चन में भले फ्रैक्शन दे दिया हो, छोड़ना नहीं है, एक दो स्टेप आगे जाया करो, एलसीएम लो सिंप्लीफाई करो, क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करो। कुछ भी नया थोड़ी किया है, जो क्लास में सिखा है वही है। अंडरस्टूड एवरीवन? यस यस सर। ठीक है, ध्यान रखना इसका। तो ये वैरायटी भी आपकी कवर हो चुकी है। एक वैरायटी आती है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा वाली, वो मैं एक बार आपको कवर करा देता हूँ, एक सेकेंड। ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, आपको याद होगा क्लास में बताया है। यस ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा या फंक्शन की सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम वैल्यू, तीनों बात एक ही है। और वो किन पॉइंट पे लाई करती है? ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा और सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, किन पॉइंट्स पे? सर या एंड पॉइंट्स पे लाई या करेगी। क्रिटिकल पॉइंट पे। हाँ, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा या फंक्शन की मैक्सिमम और सबसे मिनिमम वैल्यू, ये या तो क्रिटिकल पॉइंट पे लाई करेगी या फिर एंड पॉइंट पे। ध्यान रखना, क्रिटिकल पॉइंट आपको पता ही है, पॉइंट्स जहां पे डिफरेंशिएशन 0 या नॉट डिफाइंड हो, और इंटरवल के एंड पॉइंट क्वेश्चन में गिवन होंगे। जैसे यहाँ पे गिवन हो फंक्शन की वैल्यू -4 हो 4, तो आपको पहले क्रिटिकल पॉइंट्स पता करो और फिर फंक्शन की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे निकालो, फिर उसपे से चेक करो सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। करो ट्राई सब लोग। क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करो, और फिर टेबल बना के चेक करो फंक्शन की वैल्यू एक तो एंड पॉइंट पे और जो भी क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं वहां पे। अब ये निकालने के बाद, इन फंक्शन की वैल्यू इन सब पॉइंट पे निकालने के बाद, फिर आपको देखना है कि सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है। करो ट्राई। क्रिटिकल पॉइंट पता करो और फंक्शन की वैल्यू उन पॉइंट पे पता करो। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, किसी को नहीं समझ में आया है कैसे करना है तो वापस पूछ सकता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में जब भी वर्ड आए ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, फंक्शन की सबसे मैक्सिमम सबसे मिनिमम वैल्यू, ऐसे वर्ड जब भी आते हैं हमें ऐसे सॉल्व करना है।
बाकी लोग भी बताओ क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ पे आए। बाकी लोग जिसने अभी तक आंसर नहीं किया हैंड रेस करो। डिफरेंशिएट करने के बाद, जीरो से इक्वेट करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट क्या है? जिसके भी क्रिटिकल पॉइंट आ गए जल्दी से हैंड रेस करो, सॉल्व करो फास्ट। डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करो, पता करो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है। दो ही लोगों को आया, बाकी लोगों के क्रिटिकल पॉइंट निकालने नहीं आ रहे। हाँ ईशा बताओ क्या 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 क्रिटिकल पॉइंट आए। सर -1, 2, -3. प्रिंस सर 1. एक ही आया क्रिटिकल पॉइंट? यस सर. क्या आया? -1, -3, 2. अच्छा प्रिंस आपका क्या क्रिटिकल पॉइंट आया? सर 1 आया. 1 आया। अच्छा हर्षित? सर -1, 2 और 3, -3. -1, 2, -3। अच्छा सुहानी? -1, -3, वो 2 +2। ठीक है। और अच्छा फिर पता करो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? सर 2। सबसे मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं ना हम, क्रिटिकल पॉइंट की थोड़ी। फंक्शन कहाँ पे की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है, और फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू पता करनी है, और उन दोनों का डिफरेंस। हाँ दिव्या आपका आया आंसर? 392। 392 मैक्सिमम आई है, यस सर। और मिनिमम? -216। अच्छा ठीक है। सब लोग बाकी लोग चेक करो, देखो आपकी कहाँ गलती हुई है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद डिफरेंशिएशन क्या होगा? यू डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू, कॉमन लोगे, फैक्टराइज करोगे तो देखो फाइनली ये 3 फैक्टर बनेंगे। तो देखो कहाँ गलती हुई है। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ जाएंगे? -3, 2 और -1। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, -3, 2 और -1, और 2 एंड पॉइंट -4 और 4। तो टोटल 5 पॉइंट आएंगे। इन पांचों पॉइंट पे आप जब फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी। इन सब में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 392। 392। और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? -216। -216. ये आपका ग्लोबल मैक्सिमा हो गया, ये आपका ग्लोबल मिनिमा हो गया। सॉरी हाँ, मतलब ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये आपकी ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू किसी में एक जगह आती है, तो आपको ऐसे करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स पता करना है। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स थे और ये आपके एंड पॉइंट थे। इन पांचों पे फंक्शन की वैल्यू हमने निकाली। किसकी वैल्यू निकाली? फंक्शन की, एफ की वैल्यू। ध्यान रखना फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ती है। और इन फिर पांचों में से कंपेयर करोगे आप, पांचों में से सबसे बड़ी वैल्यू आपकी ग्लोबल मैक्सिमम होगी, सबसे छोटी वैल्यू ग्लोबल मिनिमम होगी। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। गलती समझ में आ गई? यस। प्रिंस
प्लीज आपको गलती समझ में आई? कहाँ यस गलती हुई? सर। ठीक है, Yes, बाकी sir. लोग भी ध्यान से देखा करो, जिसकी भी जो जो मिस्टेक हुई है ढंग से ऑब्जर्व करो। इसलिए मैंने कहा क्लास में पार्टिसिपेट करो ताकि आपको पता चले कि कहाँ मिस्टेक हुई। गलती होना नॉर्मल बात है, इट्स ओके। चलो अगला भी एक और क्वेश्चन है, सेम ये वाला ट्राई करो। ये वाला ट्राई करो। इसको ट्राई करने के बाद मुझे जिसका भी क्रिटिकल पॉइंट आ जाए वो हैंड रेस करना। वो बाकी जनता जो जवाब नहीं दे रही है क्लास में आया ही मत करो, या तो फिर तुम क्रिटिकल पॉइंट भी पता ही नहीं कर पा रहे हो आप लोग कितने क्वेश्चन करने के बाद। और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते क्रिटिकल पॉइंट पे भी। डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करो, पता करो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं जहां पे डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है। जिसका आंसर है प्रॉपर अपनी ईमानदारी से ट्राई करो, फिर हैंड रेस करो।
क्या आया क्रिटिकल पॉइंट? सर π/4 एंड 5π/4। चेक करते हैं। एनीवन एल्स? और किसी का आंसर आया? π/4। पाई सर बाय ठीक है, क्रॉस चेक कर रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सबसे पहले चेन रूल से डिफरेंशिएशन होगा, तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर टेन इनवर्स के अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू, न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ जाएगा? साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन, तो ऊपर बचेगा cos x प्लस साइन एक्स, और नीचे आपके पास बचेगा 1। अब देखो इसको ओपन करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बनेगा, जो कि 1 होगा, 1 + 1 2, और बनेगा 2 sin x cos x। 2 sin x cos x को sin 2x लिख सकते हो। sin 2z। ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसको आप जब जीरो से इक्वेट करोगे, या फिर ये कहाँ पे जीरो है नॉट डिफाइन हो रहा है वो चेक करोगे, तो एक तो न्यूमरेटर को जब जीरो से इक्वेट करोगे तो cos x प्लस sin x इक्वल टू 0। अब cos x प्लस sin का सम जीरो कहाँ पे होता है? अब sin x इक्वल टू माइनस cos x। सर -π/4 पे। माइनस π/4 कैसे आएगा? जीरो से पाई में आपको चेक करना है। यही गलतियां करते हो आप लोग। फिर क्वेश्चन में बोला गया ना इसी इंटरवल में ही चेक करना था, आपको क्रिटिकल पॉइंट भी तो यही लोगे। बताओ क्या आएगा यहाँ से? साइन एक्स की वैल्यू माइनस कॉस एक्स के बराबर, एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से जीरो से पाई में? π/4। π/4 कैसे आएगा? π/4 पे तो दोनों इक्वल होते हैं ना। 3π/4। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉस दोनों बराबर होते हैं, π/4 रखोगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, दोनों का सम जीरो कैसे आएगा? cos x की वैल्यू माइनस साइन x के बराबर, अपोजिट साइन कहाँ पे होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल से सेम होती है? पाई माइनस π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लेते हैं? पाई माइनस थीटा, आएगा 3π/4। अब देखो आपसे कितनी गलतियां हो रही, फंडामेंटली वीक चल रहा है। तो आपका क्रिटिकल पॉइंट एक तो ये आएगा, और डिनोमिनेटर पे जो चीज है उसको जीरो से इक्वेट करोगे तो sin 2x इक्वल टू 2, यहां से x क्या आएगा? यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? इतना समय लग रहा, मतलब फिर तो हो गया होता। क्या x पॉसिबल है यहाँ से कुछ? साइन की No. वैल्यू दो हो No, सकती है sir. क्या? इतना No, टाइम sir. इतना टाइम लग रहा है, मतलब आपने क्लिक ही नहीं किया। साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, इधर डायरेक्ट देखते से क्लिक करना चाहिए था, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास एक ही पॉइंट आया 3π/4 से। अंडरस्टूड? गलतियां समझ में आ रही? कहाँ कर रहे हो? फंडामेंट क्वेश्चन बहुत इजी था ये, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स तो आना ही चाहिए ना। तो इतना बेसिक था कि साइन और कॉस अपोजिट कहाँ पे होंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, जीरो से पाई में। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लेते हैं? पाई माइनस थीटा। तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ एक ही आया 3π/4। तो आपको फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पे और क्रिटिकल पॉइंट पे निकालनी पड़ेगी, जीरो पे, 3π/4 पे और पाई पे। इन तीनों पे फंक्शन की वैल्यू पता करोगे आप। फिर उसमें से सिलेक्ट करोगे ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा, जो भी पूछे। सबसे पहले एक्स को अगर जीरो रखोगे तो एक्स को जीरो रखने पे साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होगा, तो tan इनवर्स -1 आएगा। अच्छा ये भी अब बताओ, ये तो सब एनसीईआरटी का फंडामेंटल है। tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होगी? -π/4। π/4। चलो शुक्र है ये पता है। अब 3π/4 रखो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 3π/4 रखोगे तो 3π/4 पे साइन की वैल्यू आएगी 1/√2, और 3π/4 पे कॉस की वैल्यू आएगी -1/√2। दोनों को ऐड करोगे तो 2/√2। 2/√2 मतलब tan इनवर्स √2।
अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. ऐड करोगे ऊपर 2 बनेगा, नीचे √2 बनेगा, तो tan इनवर्स √2। अब ये कोई स्टैंडर्ड एंगल तो है नहीं, तो उसको ऐसे ऐसे रहने दोगे। पाई रखोगे तो sin पाई 0 होता है, cos पाई -1 होता है, तो माइनस माइनस +1 होता है, तो 1 मतलब π/4। अब आपको ये सोचना पड़ेगा इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सी है और सबसे मिनिमम कौन सी है। tan इनवर्स √2 बड़ा है कि tan इनवर्स 1 बड़ा होता है? कौन सी वैल्यू ज्यादा ग्रेटर होगी? tan इनवर्स √2 की वैल्यू ग्रेटर होगी या tan इनवर्स 1 की वैल्यू? कैसे पता करेंगे? लॉजिक कैसे डेवलप होगा? कंपेयर कैसे करोगे, कौन सा एंगल ज्यादा आएगा? सर वैल्यू पुट करके। वैल्यू कैसे पुटअप कर दोगे? tan इनवर्स √2 की वैल्यू कहाँ पता है तो बताओ। अगर टैन से इक्वेट सर अगर करना है एंगल वाली टर्म बड़ी है तो एंगल बड़ा, अगर वाली टर्म छोटी है तो एंगल भी छोटा क्यों ऐसा क्यों? कारण? तो जैसे साइन का होता है टैन का भी वैसे होता है, वैल्यू जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे एंगल बड़ा होता है। हाँ, आपको इसका रीजन ढंग से समझाना चाहिए। इसका रीजन क्या होगा? tan इनवर्स फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। tan इनवर्स फंक्शन कैसा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कैसे पता करते हैं? ग्राफिकली या फिर बिना ग्राफ के भी पता कर सकते हो। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 + x², जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो tan इनवर्स आपका क्या? इंक्रीजिंग है, ऐसा बनना। कभी भी कोई पूछता तो ऐसे जवाब देना है आपको। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनपुट अगर बड़ा होगा तो आउटपुट भी बड़ा होगा। तो √2 ज्यादा है, इसलिए tan इनवर्स √2 की वैल्यू ग्रेटर होगी। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक है, और tan इनवर्स √2 भी खैर स्टैंडर्ड है, अब निकालना पड़ेगा आपको। tan थीटा की वैल्यू √2 कहाँ पे आती है वो पता करना पड़ेगा, अगर स्टैंडर्ड होगा तो। अब सबसे मिनिमम वैल्यू तो ये -π/4 हो जाएगी। अंडरस्टूड? Yes. यस सर। Yes, sir. सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स √2। क्लियर है? यस सर। अब क्वेश्चन में बोला था कि इन दोनों का डिफरेंस क्या हो। अब देखो ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है कि यहाँ पे cos इनवर्स के टर्म्स में दिया हुआ है, तो tan इनवर्स √2 अगर है, √2 मतलब ये √2 ये 1, तो ये कितना आ जाएगा? √3। तो tan इनवर्स √2 को cos इनवर्स 1/√3 भी लिखा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा। सबसे ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? tan इनवर्स √2 सबसे मैक्सिमम ये, यस। Yes. सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? माइनस। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुआ नहीं था, तो आप बहुत सी बार बच्चे ये टिक करके आ जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ देखना tan इनवर्स को cos के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया और कुछ भी नहीं। देखो 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था। अगर आप बोलो देखोगे इसको ध्यान से तो क्वेश्चन टफ कैटेगरी का नहीं है, ना ही इसको आप टफ कैटेगरी में डालोगे। सिर्फ फंडामेंटल कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट तो वही है ना जो पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, यस कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा या तो एंड पॉइंट पे आएगा या क्रिटिकल पॉइंट पे आएगा। आपके सामने क्रिटिकल पॉइंट पता किया, कैसे पता किया? डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट किया। 0 से इक्वेट करने के बाद न्यूमरेटर को अलग 0 से इक्वेट किया, डिनोमिनेटर को अलग 0 से इक्वेट किया, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया 3π/4। अब यहाँ पे गलती नहीं कर, अगर यहीं पे गलती कर दोगे तो आगे तो आंसर ही नहीं आएगा। क्रिटिकल पॉइंट ही इंपॉर्टेंट था। क्रिटिकल पॉइंट निकाला, फिर फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट पे निकाली, उन तीनों में सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकाली और सबसे मिनिमम वैल्यू निकाली। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. ठीक है। यस एक ही मैक्सिमम मिनिमा का बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में भी आया, जेई में 3 बार आ चुका है। करो ट्राई।
डन सर। A1 कितना आया? सर 2 into x square। और A2? सर वैल्यूज एक्यूरेट नहीं आई है बट सॉल्व हो गया। सर A1 तो L1 स्क्वायर पर 16 है ना? L1 कितना आ रहा है? चलो देखो ध्यान से। A wire of length 20 meter is cut into two pieces of one. A piece of length L1 is bent to form a square of area A1, and another piece of length L2 is bent to form a circle of area A2. इसको कहीं से कट कर दिया गया। एक की लेंथ L1 है, दूसरे की लेंथ L2 है। L1 जो लेंथ है उससे आपने एक स्क्वायर बनाया, और जो L2 लेंथ है उससे आपने सर्कल बनाया। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। आपको इसी के सम को मिनिमाइज करना है, और ये मिनिमाइज करने में L1 और L2 का रेशियो कितना होगा ये पता करना है। L1:L2 का रेशियो कितना होगा ये पता करना है। तो ये लेंथ है L1, मतलब इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो L1 होगा, और ये लेंथ L2 है, मतलब इस सर्कल का जो पेरीमीटर होगा वो L2 होगा। अब या तो इसमें आप कोई वेरिएबल अज्यूम करो, या इसको सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में चलने दो। आपको अगर x के टर्म्स में अज्यूम करना तो इसको x अज्यूम कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 20 - x। अगर पेरीमीटर x है, एक साइड कितनी होगी? x/4। x/4 और x/4, क्योंकि चारों Yes, साइड sir. स्क्वायर इक्वल होती है तो 4 हिस्सों में बटेगा। तो 4 हिस्सों में एक हिस्सा कितना होगा? x/4। स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो हो जाएगा x/4 इंटू x/4। तो A1 आ गया। अब सर्कल का एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिएगी, और आपको दिया हुआ है पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस। तो 2πr की वैल्यू 20 - x के बराबर होगी। यहां से आपका r आ जाएगा 20 - x डिवाइडेड बाई 2π। ये रेडियस आ गई, क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ है, दोनों केस में पेरीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया A2 का फॉर्मूला है πr²। तो जगह पाई 20 - x अपॉन 2π का होल स्क्वायर, तो A2 भी आ गया। कुल मिला के एक ही वेरिएबल है x। अब जिसको मैक्सिमाइज, जिसको मिनिमाइज करना है उसको एक्सप्रेशन लिख दो। 2A1 + 3A2, तो 2A1 + 3A2 ये आपका एक्सप्रेशन आया। अब यहाँ पे इसको अपन करते क्या अगला, कि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। ऑलरेडी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्टेड है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। इसका जब डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 से पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x/8, दैट इज x/4। सर हाँ, जो यहाँ पे A2 गड़बड़। से नीचे स्टेप वो एक बार दोबारा बताना। कौन सी वाली स्टेप? A2 के नीचे जो स्टेप है। सबसे पहले तो हमको एक पेरीमीटर दिया हुआ था, तो सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr। तो 2πr 20 - x के बराबर कर दिया। ये समझ में आया? यस सर। इसकी लेंथ जो है वो 20 - x, टोटल लेंथ 20 थी। टोटल लेंथ 20 थी, हमने x मानी तो बची हुई लेंथ 20 - x। तो ये 20 - x इससे आपने गोल घुमा के सर्कल बनाया, तो ये पेरीमीटर के बराबर होगा 2πr। तो यहाँ से r आ गया। अब r की वैल्यू आपने यहाँ पे पुटअप कर दी। r की वैल्यू यहाँ रख दिया आपने। r की जगह क्या रख दिया? 20 - x अपॉन 2π का होल स्क्वायर। r की जगह क्या रख दिया? 20 - आपका एरिया A2 आ गया। ये समझ में आ गया? क्लियर है? सर Yes. अब यहाँ पे A2 की वैल्यू रख दी। A2 की जगह ये पूरा आ जाएगा।
a2 की जगह क्या आ जाएगा, पाई 20 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना एक्स के रेस्पेक्ट में और फिर जीरो से इक्वेट करना। तो डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करने पे एक्स कितना आ रहा था, बोलो, डिफरेंशिएट 12 करके पाई आप, हाँ कितना है एक्स, 12 पाई 12 पाई। ठीक है, चेक करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो यहाँ पे आपको इसलिए तो टाइम दिया था ताकि आप सॉल्व करो, इतनी जल्दी कैसे हो जाता है फिर आपका बिना सॉल्व किए। इसको डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करके एक्स निकालना है, फिर L1 L2 आएगा। यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x बाई 8 तो x बाई 4 और यहाँ पे 3 पाई एज इट इज। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अच्छा नीचे से 4 पाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसका पहले करोगे पावर का और फिर अंदर का होगा माइनस, ये डिफरेंशिएशन आया। अब इसको आपको जीरो से इक्वेट करना है, यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो x बाई 4 प्लस 3 अपॉन 4 पाई, माइनस भी बाहर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ 20 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब यहां से सिंप्लीफाई करके x पता करना पड़ेगा, उस x से फिर आपको लेंथ L1 L2 पता चलेगी। तो ये हो जाएगा, देखो कितना आ रहा है, सोल्व करो इसको, पता करो x कितना आएगा, x बाई 4 और यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इंटू 20 बाई 4 पाई प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3x बाई 4 पाई इक्वल टू 0। x कॉमन 1 बाई 4 प्लस 3 अपॉन 4 पाई इक्वल टू 30 बाई पाई। x कॉमन एलसीएम लोगे, पाई से पाई कैंसिल, x इक्वल टू 120 अपॉन पाई प्लस 3। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये x आया है, x मतलब लेंथ L1 आई है, तो लेंथ L1 आपकी आ जाएगी x, x के बराबर मतलब ये, और L2 निकालने के लिए 20 में से x माइनस करोगे, अंडरस्टूड। यस सर। यस सर। L1 ये आपका L1 आएगा 120 अपॉन एक्स प्लस। अब देखो आप कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, अगर अभी भी कॉन्सेप्ट पता होने से कुछ काम नहीं चलेगा, पहले भी समझाया था, कैलकुलेशन ही करना नहीं आएगी तो फिर कैसे काम चलेगा। एक्स की वैल्यू L1 के बराबर आ गई और L2 निकालने के लिए 20 माइनस एक्स करना पड़ेगा, और फिर आपको पाई L1 और L2 का रेशियो निकालना पड़ेगा। एक बार कैलकुलेशन यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना, जगह कम थी तो हो सकता है कुछ एरर आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट ये लगेगा। ऐसा मत करा करो कि सिर्फ आधा अधूरा सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तभी एग्जाम में नंबर आएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं नंबर। सर 3/2 पाई आएगा क्या? जो भी आंसर है चेक कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कवर कर लेना, जब भी घर पे भी वर्कशीट सॉल्व करो पूरा कैलकुलेशन आखिरी तक ले जाके फिर मैच करो आंसर कितना आ रहा है। और घर पे भी जब वर्कशीट सॉल्व करो आप लोग तो स्पीड में करना, ऐसा नहीं कि बहुत स्लोली धीरे धीरे करो, अगर स्पीड में नहीं करोगे तो एग्जाम में भी वैसी आदत रहेगी। आपको कोशिश करना है स्पीड भी मेंटेन करना है और फाइनल आंसर भी एक्यूरेट आए विदाउट एनी कैलकुलेशन एरर, तभी जाके आपके एग्जाम में नंबर आएंगे। अदरवाइज सारे कॉन्सेप्ट पता होने के बाद भी आप स्कोर नहीं कर पाओगे और सिलेक्शन नहीं होगा। और अभी भी 1 महीना है, इस पे सुधार किया जा सकता है। तो घर पे जब भी वर्कशीट सॉल्व करो फाइनल आंसर तक निकालो, लेकिन स्पीड में। क्लास में भी जब मैं क्वेश्चन दूं फाइनल आंसर तक निकालो और फिर क्रॉस चेक करो कहाँ गलतियां हो रही है। क्लास में आप ज्यादा नहीं पता कर सकते, लेकिन घर पे पता कर सकते हो कि घर पे आपसे क्या गलतियां हो रही है, कहाँ मिस्टेक आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसलिए घर पे अपनी प्रैक्टिस एज अ टेस्ट पेपर, जैसे आप टेस्ट पेपर में प्रैक्टिस करते हो वैसी प्रैक्टिस आपके घर पे होनी चाहिए, तब जाके आपको चीजें का फायदा दिखेगा।
और गलतियां होना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, गलतियां होती है, लेकिन ट्राई करने पे ही गलतियां होगी। अब ट्राई नहीं करोगे तो गलतियां भी नहीं होगी, बैठे रहोगे सिर्फ। बहुत सारे बच्चे तो बैठे रहते, कुछ करते ही नहीं है। पता नहीं क्लास में भी आते होंगे तो सिर्फ अटेंडेंस के चक्कर में आ जाते होंगे। आप सिर्फ बोर्ड्स में नंबर लाके खुश हो जाना और कुछ नहीं मिलना आपका। ठीक है, अभी भी समय है। आपको बहुत कंसाइज वे में हर चीज दी जा रही है, हर चीज का 2-2 बार रिवीजन चल रहा है। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव ऑलरेडी पहले कवर हो गया था, टेस्ट भी हो चुके थे, आपके टेस्ट में रिवीजन भी हो चुके हैं, ये सेकेंड टाइम रिवीजन चल रहा है। कल आपका वापस टेस्ट है। अब आपके स्कूल में प्री बोर्ड हो कुछ भी हो, टेस्ट आपको मिस नहीं करना है, ढंग से टेस्ट देना है। पिछली बार जो गलतियां हुई थी उनको रिपीट मत करना। टेस्ट देने के बाद ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज देना। अगर आपको पेपर चाहिए होगा तो पीडीएफ मिल जाएगी, अपने अपने जो भी ग्रुप है या फिर अपने जो टीचर्स हैं उनसे मांग लेना। इसके अलावा अगले वीक का टारगेट हमारा इंटीग्रेशन, सॉरी अगले वीक, सॉरी फ्राइडे और सैटरडे का टारगेट है स्ट्रेट लाइन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये 2 चैप्टर। तो फ्राइडे को मॉर्निंग में स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस कर लेना और सैटरडे को मॉर्निंग में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कर लेना। ये 2 टॉपिक शाम को कवर होंगे। जिसको स्ट्रेट लाइन नहीं करना है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, अगर उसको ट्राई करना तो करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करना है बिल्कुल तो एटलीस्ट आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ट्राई कर लेना 2 दिन। उसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व चलेगा। शेड्यूल ऑलरेडी मेंशन्ड है, उस शेड्यूल के हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका बहुत फायदा होगा, अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही है। ये जो क्वेश्चन जो मैंने आज करा है इनको रिपीट सॉल्व कर लेना। कल की क्लास में हमने सीक्वेंस सीरीज कवर किया था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। उन क्वेश्चन को भी अगर आप ढंग से कर लोगे तो आपके एटलीस्ट 60-70-80% ऑफ द कॉन्सेप्ट कवर हो रहे हैं। क्लियर है? अपनी तरफ से मैंने सबको सब कुछ दे दिया है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको और भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट जरूरत है, आपको ऑलरेडी बोल रखा है ग्रुप में, आप अपने मैसेज करो चैट बॉक्स या फिर अपने टीचर्स को बता दो कि ये सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन सब कुछ एक तरफ से नहीं होगा, आपको 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी एक चीज हमेशा हमारे प्रोफेसर तो बोलते थे, किसी भी कोचिंग का, किसी भी स्कूल का या कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, आपके सिलेक्शन में हमारा रोल 20% ही है, मात्र 20%। 80% रोल आपको ही अदा करना है। कोई भी कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती, चाहे कितनी बेस्ट हो या कितना बेस्ट टीचर आ जाए, उनका रोल 20% ही रहेगा आपके सिलेक्शन। 80% आपका रोल है कि आप बाकी टाइम पे क्या करते हो। और जिनका सिलेक्शन भी होगा वो इस बात पे होगा कि उन्होंने घर पे कितनी मेहनत करी। इसलिए नहीं होगा कि वो हम कमजोर थे, कमजोर हर कोई होता है। इवन जब मैं पढ़ाई करता तो मेरा भी केमिस्ट्री बहुत वीक था, मैथ्स बहुत वीक था, फिजिक्स काफी अच्छा था, लेकिन फिर भी उस पर काम किया हमने। ठीक है, आप भी वीक हो सकते हो, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। और अभी भी अगर बस चीटिंग करके पेपर दोगे, अभी भी हैं कुछ बच्चे जो नहीं सुधर रहे हैं, ऑनलाइन चीटिंग कर करके। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, उनका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, जिन बच्चों ने ईमानदारी से पेपर दिया उनका हम एनालिसिस करते हैं। अब जैसे एक बच्चे का हम तीनों टीचर्स आज और कल 2-3 दिन से हम टेस्ट एनालिसिस ही कर रहे थे। एक बच्चे का उसमें दिखा कि यार इसका फिजिक्स काफी वीक हो रहा है, बाकी सब्जेक्ट में तो अच्छा कर रहा है, ठीक ठाक कर रहा है, लेकिन फिजिक्स वीक हो रहा है। तो उस बच्चे के लिए हमने फिर एक स्पेशल क्लास अरेंज करने का सोचा कि चलो इसके लिए एक थोड़ा सा अलग से डाउट सेशन या इसको अलग से सपोर्ट दे देते हैं। आगे प्लानिंग ऐसे कर रहे हैं। अब जो बच्चा चीटिंग करके तीनों सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है उसके लिए तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑन पेपर टॉप कर रहा है, और जिस दिन जेई का एग्जाम आएगा उस दिन 10 नंबर भी नहीं आएंगे फिर। इसलिए इतनी बार समझाने के बाद भी अगर आप अभी भी टेस्ट पेपर में चीटिंग करके दे रहे हो, कोई फायदा नहीं है। जनवरी के बाद आप फिर कैसे फेस करोगे अपने टीचर को? इससे अच्छा अभी से ईमानदारी से दो ना। जेई का पेपर है, इट्स ओके, 15 नंबर आए 20 नंबर आए, लेकिन ईमानदारी से दो ना। हम भी समझते हैं भाई पेपर जेई का है, नंबर कम आएंगे, 100 नंबर 150 नंबर ला रहे हो और आपको लग रहा है कि हमको पता नहीं चल रहा है। ठीक है, घर पे हो कहीं पे भी पेपर तो ईमानदारी से दो, अदरवाइज जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन सबसे ज्यादा डिमोटिवेशन आपको ही होगा।
और जो बच्चा ईमानदारी से पेपर देके 30 नंबर भी ला रहा है ना, उसको कभी भी डिमोटिवेशन नहीं होगा जिस दिन एक्चुअल पेपर देने जाएगा। ये अभी से आपको मैं जगा रहा हूँ, अगर अभी भी जग जाओगे तो फायदा हो जाएगा, नहीं तो एग्जाम के दिन आप पेपर देने भी नहीं जा पाओगे, इतना डिमोटिवेशन। ये एक्चुअल रियलिटी है। 1 महीना बच्चा है, फालतू चीजें छोड़ो, ये घूमना फिरना, कोई कहाँ पे घूमने जा रहा है, कोई किसकी स्कूल ट्रिप में जा रहा है, किसको कहाँ बिजी है, कोई कहाँ बिजी है, आप करने क्या चाहता, आपका अल्टीमेट गोल क्या है? घूमना ही है क्या आपको? घूमना है तो फिर तैयारी क्यों कर रहे हो? आपके टाइम पे हमने जब तैयारी करी थी, हमने ना हम ना मैंने तो बाहर से रह के तैयारी करी थी। हमारे गांव में तो कोई ना पहले कोई ऑनलाइन कोचिंग थी, ना कोई इंस्टीट्यूट था पढ़ाने वाला, तो हमको बहुत दूर जाके शहर में जाके पढ़ना पड़ता था। साल भर हमने तैयारी करी थी, ना दिवाली पे घर पे गए, ना होली पे घर पे गए, ना कोई फेस्टिवल पे घर पे गए। हफ्ते में 1 या 2 बार सिर्फ घर पे फोन करते थे और दिन भर मेहनत करते थे, क्योंकि हमें पता था भाई हम कमजोर है, हमारे सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके रिजल्ट निकलेगा। और आप लोग तो स्कूल ट्रिप भी आपको करनी है, फैमिली वालों के साथ घूमने भी आपको जाना है, हर फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करना है, शादी भी अटेंड करनी है। और ये सब करने के बाद आप उम्मीद करो कि हमें अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच मिल जाए, कहाँ से मिलेगा? जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको मिलेगा ना, आपको क्यों मिलेगा? आप कौन सा तीर मार रहे हो? सेक्रीफाइस तो के नाम पे 0 है। इतना सपोर्ट मिलने के बाद, इतनी गाइडेंस मिलने के बाद भी अगर आप मेहनत नहीं करोगे और ये रीजन दोगे कि हम कमजोर हैं, तो वो बस अपने आप को सेटिस्फाई करने वाला रीजन है। ठीक है, कमजोर बच्चा भी अगर मेहनत करता है तो रैंक निकालता है, हर साल निकलती है रैंक। बहुत सारे बच्चे मेरे लास्ट ईयर के ऐसे हैं जो कि काफी वीक थे लेकिन मेहनती थे, आज एनआईटी में। लग भी नहीं रहा था हमको कि उसका होगा सिलेक्शन, लेकिन हो गया है क्योंकि कंसिस्टेंटली मेहनत करी और सही डायरेक्शन में मेहनत करी। ऐसा नहीं कि किसी को खुश करने के लिए मेहनत करी, अपनी ईमानदारी से चुपचाप शांति से पढ़ा। जो मैं टिप में हर क्लास में देता हूँ काफी इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन का आंसर फाइनल आंसर तक निकालो, क्वेश्चन शॉर्ट में करो, रफली सॉल्व करो, स्पीड में करो, एक्यूरेसी लेवल बढ़ाओ। ये जितनी भी टिप्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टेस्ट के बाद एनालिसिस करो, फॉर्मूला शीट हफ्ते में 2-2 बार रिवाइज करो। ये चीजें करोगे तो जाके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और आपका टारगेट बड़ा नहीं है। अगर आपकी कैटेगरी एससी और एसटी है तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन करने पे भी काम हो जाएगा। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो आपको 25 से 30 क्वेश्चन का टारगेट रखना है। और 30 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। 10-12 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 10 क्वेश्चन फिजिक्स में, 6 से 7 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में, तो भी आप 28-30 तक टारगेट कवर कर लोगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको केमिस्ट्री में एटलीस्ट 12 से 15 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, मैथ्स फिजिक्स में 10 से 12 क्वेश्चन का टारगेट रखना है, मैथ्स में 6 से 7 क्वेश्चन का टारगेट रखना, अगेन 35 क्वेश्चन, 35 to 40 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको टारगेट लेके चलना है। उसमें आपसे जितना हो पाए उतनी अच्छी बात है, नहीं हो पाए, कम हो पाए, इट्स ओके, लेकिन जितना आप कर पाओ उतना मैक्सिमम ट्राई करना है, कोशिश करना है। और ऐसा भी नहीं कि जनरल कैटेगरी बच्चा अगर कम करके आएगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। जेई एक ऐसा एग्जाम है, अगर आप जनरल कैटेगरी को और आपने ढंग से पेपर दिया, अगर आप 25 क्वेश्चन भी करके आते हो तो कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा ब्रांच पे। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा जनरल कैटेगरी तो मुझे तो चांस बहुत कम, ऐसा नहीं है। ढंग से पेपर दो, नेगेटिव अटेम्प्ट कम करो, 20-25 क्वेश्चन भी करके आओगे ढंग से तो आपको मिल जाता है कॉलेज, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे कॉलेज, जेई एक ऐसा एग्जाम है जो सबसे ज्यादा बैंडविड्थ रखता है कॉलेज की बाकी एग्जाम्स के कंपैरिजन में। एक संडे को एक सेशन भी मैं प्लान कर रहा हूँ, उसकी तैयारी चल रही है। उसमें हम आपको ये बताएंगे कि जेई के अलावा अगर आपको कोई और एग्जाम के लिए अपीयर करना है तो आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो, उनकी डेट्स क्या होती है, कब फॉर्म निकलते हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहता है, क्या क्या कोर्सेज वहां पे रहते हैं। उसकी प्रिपरेशन में कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे तक हो जाएगी स्लाइड्स रेडी। तो संडे को 11 बजे होगा तो सेशन रखेंगे जिसमें एग्जाम्स अदर देन जेई इसका नॉलेज आपको दिया जाएगा। ठीक है, ओके, चलो, ऑल द बेस्ट, थोड़ी मेहनत करो। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।